Hello, everyone, and welcome to Intellify. I hope you all are doing good. So, the topic which we're going to study today is absorption of digested products, which is from the chapter Digestion and Absorption. So, तो आज हम स्टडी करेंगे कि एब्जॉर्प्शन होती क्या है, एब्जॉर्प्शन फूड की जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होती है, ठीक है। एंड डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनमें एब्जॉर्प्शन की किन सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन होती है वहाँ पर, असिमिलेशन क्या होती है, इजेशन कैसे होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब्जॉर्प्शन क्या है और कैसे होती है, व्हाट इज अब्जॉर्प्शन एंड हाउ इज इट कैरिड आउट। Absorption is the process by which the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो डाइजेशन की एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जब फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसमें उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड में चला जाता है। वी कैन से कि द पासेज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स इनटू ब्लड और लिम्फ, ताकि बाकी ब्लड जो है उसे डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जा सके और उन प्रोडक्ट्स को हम यूटिलाइज कर सकें। जो एब्जॉर्प्शन होती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी हो सकती है, एक्टिव से भी, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, इन तीनों से एब्जॉर्प्शन हो सकती है। ये तीनों वो प्रोसेसेस हैं जिनसे एब्जॉर्प्शन हो सकती है। Small amounts of monosaccharides like glucose, amino acids, and some of electrolytes like chloride ions are generally absorbed by simple diffusion. बहुत कम जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स हो गए, या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि क्लोराइड आयंस, ये सब जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। ओके। एंड absorption of these substances depends upon the concentration gradients. ये जो substances हमने ऊपर दिए गए, ये जो substances है, इनके absorption जो होता है वो concentration gradient के ऊपर depend करती है। That is के from high concentration to low concentration होती है। हाउएवर, जबकि कुछ जो सब्सटेंसेस है जैसे कि फ्रक्टोज हो गया, सम अमाइनो एसिड्स हो गए, कुछ अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है, इन सब की जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होती है, कुछ करियर आयंस लाइक Na पॉजिटिव, ये विद द हेल्प ऑफ करियर आयंस लाइक Na पॉजिटिव के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कि जो हमारा सोडियम आयन जो है उसके साथ ये सब्सटेंसेस, इनके मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, किसी और की हेल्प के साथ जो होता है। देन हमने देखा तो उन सब्सटेंसेस की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, लेकिन जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के ऊपर। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अमाइनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स जैसे कि ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na पॉजिटिव, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, दैट मीन्स इट इज टेकिंग प्लेस ऑपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, मतलब मिक्स नहीं होते, इसलिए इन्हें ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले इन्हें स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जिन्हें कि मिसल्स बोलते हैं, उनमें कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा में पहुंचते हैं। उसके बाद दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रॉन्स। उसके बाद इन्हें फिर से कुछ स्मॉल प्रोटीन कोटेड जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, जिन्हें कि काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं, उनमें रीफॉर्म किया जाता है, फिर से उनकी जैसे फॉर्मेशन होती है, और विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स लैक्टियल्स, जिन्हें हम बोलते हैं, इन द विलाय। उसके बाद ये विलाय में जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, जिन्हें लैक्टियल्स बोलते हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं पहले मिसल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, उसके बाद ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा में पहुंचते हैं, उसके बाद ये रीफॉर्म किए जाते हैं स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स में, जिन्हें के काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। उसके बाद ये लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब होते हैं। ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं अल्टीमेटली इन सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ब्लड स्ट्रीम में।
नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स, ये एलिमेंट्री कनाल के डिफरेंट पार्ट्स है, इनमें किन किन सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन होती है। माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब सब्सटेंसेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन सब ऑर्गन्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब हम देखते हैं कि माउथ में किन किन सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन होती है। सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द tongue are absorbed into the blood capillaries lining them. कुछ ड्रग्स, सर्टेन जो ड्रग्स हैं जो कि माउथ की म्यूकोसा या फिर टंग की लोअर साइड के कांटेक्ट में आते हैं, उन्हें वहाँ से जो ये म्यूकोसा है माउथ का या फिर टंग की लोअर साइड के नियर जो भी ब्लड कैपिलरीज होती है उनके साथ में उनमें इन ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। स्टमक में वाटर की, सिंपल शुगर्स, अल्कोहल, इन सब की एब्जॉर्प्शन होती है स्टमक में। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। The digestion is completed here and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acids, glycerol and amino acids are absorbed through the mucosa into the bloodstream and lymph. ये जो सब प्रोडक्ट्स हैं हमने पढ़े हैं अभी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड्स, इन सब की डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और उसके बाद इनकी एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा के थ्रू होती है। ब्लड स्ट्रीम में ये और लिम्फ में ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, कुछ मिनरल्स की भी और ड्रग्स की भी। ड्रग्स दैट इज हमारी जो मेडिसिन वगैरह होती हैं। Next, these are two terms, assimilation and digestion. The absorbed substances finally reach the tissues which utilize them for their activities. This process is called assimilation. अब जब substances जो है digested products हैं वो absorb कर लिए intestine ने, उसके बाद वो blood के through different different tissues में पहुंचते हैं और ये जो tissues हैं फिर इनको utilize करते हैं, use करते हैं इन absorbed substances को और इस process को बोलते हैं assimilation. digestion में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डाइजेशन के बाद जो बच गए, जो डाइजेस्ट नहीं हुए, अब्सॉर्ब नहीं हुए, जो रिक्वायर्ड नहीं थे बॉडी को, या वो उनको क्या कर लिया जाता है, सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसेस में उन्हें सॉलिडिफाई कर लिया जाता है। वो सब वेस्ट को सॉलिडिफाई कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस रेक्टम में उनको सॉलिडिफाई कर लिया जाता है और ये जो वेस्ट है फिर कुछ न्यूरल रिफ्लेक्सेस इनिशिएट करते हैं जो कि बताती हैं ह्यूमन बॉडी को कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अब सॉलिडिफाइड वेस्ट है, इनको रिमूव करना चाहिए, कॉजिंग एन अर्ज और डिज़ायर फॉर इट्स रिमूवल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। जब वो रिमूव होते हैं बॉडी से, जो इजेशन है फीसिस की टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, डिफिकेशन, वो एक वॉलंटरी प्रोसेस होता है, ओके, एंड इट इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हम रीड करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स क्या हैं, कुछ डिजीजेस क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। The inflammation of the intestinal tract is the most common ailment due to bacterial और viral infections. इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जब हम इन्फ्लेमेशन फील करते हैं, इन्फ्लेमेशन जो होती है इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, वो बहुत ज़्यादा कॉमन एलिमेंट है, जैसे कि बीमारी बोल सकते हैं, जो कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस के कारण होती है। द इन्फेक्शंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो इन्फेक्शंस है ये इंटेस्टाइन के कुछ पैरासाइट्स होते हैं, उनके थ्रू भी हो सकती हैं। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म, ब्राउन वॉर्म, जो है इनके कारण भी इन्फेक्शन हो सकती है। टेप वॉर्म, ब्राउन वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म एक्सेट्रा। अब कौन कौन से डिसऑर्डर्स हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है कि लिवर अफेक्ट होता है, स्किन और आइज अफेक्ट होती हैं और इनका कलर येलो हो जाता है क्योंकि बाइल पिगमेंट्स इनमें डिपॉजिट हो जाते हैं। लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आइज येलो हो जाती हैं क्योंकि बाइल पिगमेंट्स की डेपोजिशन हो जाती है इनमें। वॉमिटिंग भी एक डिसऑर्डर है। वॉमिटिंग में क्या होता है, इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कॉन्टेंट्स थ्रू द माउथ। जब स्टमक में हमारे जो कंटेंट्स पड़े हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, जब वो माउथ के थ्रू इजेक्ट होते हैं, बाहर आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वॉमिटिंग। और ये जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि मेड्यूला में एक वॉमिट सेंटर होता है, वो कंट्रोल करता है इस रिफ्लेक्स एक्शन को, ये वॉमिटिंग के एक्शन को। वॉमिटिंग का एक्शन जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन द मेड्यूला एंड इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन।
डायरिया। डायरिया में क्या होता है? द abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea। जब जो बॉल की मूवमेंट्स होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है, और फीकल डिस्चार्ज में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू सॉलिड वेस्ट, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायरिया। और डायरिया में क्या होता है कि जो फूड की एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बॉल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली। ओके। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जो फीसेस जो है वो रेक्टम में काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्टे करती हैं, क्योंकि जो बॉल मूवमेंट्स हैं वो इरेगुलरली होती हैं। इनडाइजेशन, इस कंडीशन में क्या होता है कि फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता, जिससे हमें हर टाइम फुलनेस की फीलिंग आती है। हमें लगता है इनडाइजेशन में क्या होता है कि भूख नहीं लगती, ऐसा फील होता है कि वी आर ऑलरेडी फुल, डाइजेशन हो नहीं पाती इसलिए फूड की। और इंडाइजेशन के कॉजेज़ क्या-क्या हैं? इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन, या तो जो एंजाइम्स हैं वो इनएडिक्वेट सीक्रेट हो रही हैं, प्रॉपर नहीं हो रही। फूड पॉइज़निंग या ओवर ईटिंग, जब किसी ने ज़्यादा खा लिया तो उसे फुलनेस की फीलिंग आती है और फूड प्रॉपरली फिर डाइजेस्ट नहीं होता। एंड स्पाइसी फूड, दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ indigestion. So this is it. With this, chapter is completed. Thank you.